नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक में जो हमने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उसमें हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति की अवधि बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक कर दी गई है। हरियाणा पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में कपड़ा उद्योग को विकसित करने पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसमें हमारे जो पानीपत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पानीपत में जब हम बजट पूर्व चर्चा करने के लिए वहां गए थे तो वहां पर जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के लोग थे उन्होंने कुछ सुझाव हमें दिए थे। उन सुझावों को मानते हुए आज हमने कैबिनेट में फैसला किया है कि बैठक में जो हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022-25 की अवधि को अब हमने बढ़ा करके, क्योंकि समापन की ओर जा रही थी, 18 दिसंबर 2026 तक उसको कर दिया है, 1 साल के लिए, और उसको एक्सटेंड किया है। साथ ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना के तहत जो प्रोजेक्ट मंजूर किए थे उनकी जो संख्या पर कैपिंग थी कि इतने प्रोजेक्ट के बाद आप उसको कर सकते हैं, उस कैप को भी आज हमने हटाया है। इस नीति में पहले यह प्रावधान था कि केवल 86 प्रोजेक्टों को ही मंजूरी दी जा सकती थी। अब ये कैप हटने से इसको ओपन कर दिया है, इसकी सीमा को हटा दिया है। अब इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कृषि के बाद टेक्सटाइल उद्योग दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। हमने हरियाणा में पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग हैं, को विकसित करने पर भी हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। हरियाणा की यह कपड़ा नीति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 5F विजन, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन पर ये आधारित है। इस नीति में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार की रियायतें देने का प्रावधान है, जैसे टेक्सटाइल पार्क बनाना, ब्याज पर सब्सिडी देना, कौशल प्रशिक्षण देना और बीमा आदि की सुविधाएं इसमें शामिल हैं। इस योजना में अब तक 108 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है और लगभग 1800 करोड़ रुपए का निवेश भी हुआ है और 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार भी मिला है। इसके अतिरिक्त 2700 करोड़ रुपए का निवेश होगा और जिसमें लगभग 20,000 से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। हमने आज कैबिनेट की बैठक में कल ही जो हम व्यापारियों के लिए वन टाइम OTS, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम
लेकर के आए थे, जिसको कल मैंने कुरुक्षेत्र में लॉन्च किया है। उसमें कुछ सुझाव हमारे पास आए थे। उस स्कीम को लाभ हमारा व्यापारी उठा सके, उन सुझावों को हमने इसके हरियाणा में पहली बार मेयर, नगरपालिका चेयरमैन और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अंबाला की मेयर शैलजा सचदेवा ने शपथ ली। इससे पहले निगम और परिषद में जिले के डिप्टी कमिश्नर शपथ ग्रहण करवा रहे थे। वहीं पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बढ़िया फीलिंग है, बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा हमें वहाँ शपथ दिलवाई दी जाएगी। वो शिरकत करेंगे उस प्रोग्राम के अंदर, इसलिए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और हमारा जो मकसद है वो केवल विकास और विकास और विकास ही है। जिस प्रकार से कि ट्रिपल इंजन सरकार बन चुकी है, केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर पर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। और उसी लक्ष्य के ऊपर हम सब मिलकर, मेरे सभी पार्षद और मैं, हम सभी मिलकर इस मकसद के ऊपर कार्य करेंगे। यही कहना चाहेंगे कि विकास ही हमारी प्राथमिकता है, विकास ही हमारा संकल्प है, और विकास ही हमारी सबसे पहले और आखिरी हमारा कार्य है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के योगा टीचर जगदीप को प्रेम प्रसंग के चलते बेरहमी से मार दिया गया। किराए के घर में रहने के दौरान उसकी जान पहचान एक महिला से हुई, लेकिन जब महिला के पति को भनक लगी तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 24 दिसंबर को जगदीप का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने पहले उससे बुरी तरह पीटा, फिर हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप लगा दी और चरखी दादरी के पैंतावास गांव में 7 फीट गहरे गड्ढे में जिंदा ही दफना दिया। लापता होने के 10 दिन बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन पुलिस 3 महीने तक उसे खोजती रही। 24 मार्च को पुलिस ने सब बरामद किया और मुख्य आरोपी हरदीप और धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि जगदीप को जिंदा दफनाया गया था या हत्या के बाद गड्ढे में डाला गया। सबका पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में किया गया। वहीं बाकी आरोपियों की भी तलाश फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसकी गुमशुदगी अंकित की गई थी थाना शिवाजी कॉलोनी है। तो उनका घर पता लग गया था 2-2.5 महीने पहले हुई थी। तो इसमें पता लग गया भाई इन्होंने उसका अपहरण करके और डेड बॉडी को वहां दबा रखा है दादरी में। तो इस बिना पर इसमें एक्यूज है हरदीप और धर्मपाल को गिरफ्तार कर लिया था थाना शिवाजी कॉलोनी का केस से। और उसके बाद में इनको गिरफ्तार करने के बाद में वहाँ डेड बॉडी यूट्यूब स्टेट वगैरह नियुक्त करके एक डॉक्टरों की टीम जाके डेड बॉडी बरामद हो गई थी। वो दादरी हॉस्पिटल में है, वहां से पीजीआई के लिए रखे डेड बॉडी को टेक है पोस्टमार्टम की। रैकेटबॉल जो अमेरिका में जन्मा, भारत में भी अपनी पहचान बना रहा है। 1950 में जोसेफ सोबेक ने इस खेल को विकसित किया और अब यह इंटरनेशनल रैकेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडियन रैकेटबॉल एसोसिएशन के सहयोग से भारत में विस्तार कर रहा है। उत्तर भारत का पहला रैकेटबॉल कोर्ट हरियाणा के सिरसा में बन चुका है और अब 25 से 27 मार्च तक यहाँ पहली नेशनल रैकेटबॉल चैंपियनशिप होगी। अमेरिका के टॉप खिलाड़ी थॉमस कार्टर और आलोक मेहता इस आयोजन में शामिल होकर खेल को प्रमोट करेंगे। आईआरए के नेतृत्व में भारत में रैकेटबॉल का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। आलोक मेहता है, मैं अमेरिका में रहता हूँ पर जयपुर में बड़ा हुआ हूँ। 40 साल करीब 40 साल से अमेरिका ही रह रहा हूँ और 35 साल से ये गेम खेल रहा हूँ और कम्पिटिटिव खेलता हूँ। मेरी एज के 55 प्लस में अभी मेरा रैंकिंग है नंबर 3 नंबर 4 करके और रेगुलर खेलता रहता हूँ। टूर्नामेंट भी हैं, टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करीब 20 साल से उसमें लगे हुए हैं। उससे पहले हमने काफ़ी लोकल टूर्नामेंट्स के लिए खेले हैं, नेशनल खेले हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं।
तो करीब वीक में 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं हम और सालों से खेल रहे हैं। हालांकि अभी आपको एक अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। हाँ, तो पिछले 2 साल से इलिनॉय शिकागो शिकागोलैंड के पास में वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद में एथलीट ऑफ द ईयर बोलते हैं उसको, 2 साल से उसमें अवार्ड मिला है मुझे। और वो अवार्ड इनको मिलता है जो खेल खिलाड़ी तो अच्छे हैं पर जो खेल को आगे बढ़ा, जिस तरह से हम यहाँ पे हैं, इंडिया आए हैं, खेल को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से यूएस में भी काफ़ी करते हैं हम लोग। सो रैकेटबॉल जैसे हमारा जीवन है। जरूर, हाँ, तो ये हम सोच रहे हैं कि ये हमारे 3 तरह के ऑडियंस हैं। तो बच्चे हैं, एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र पुलिस की बड़ी कामयाबी देखने को मिली है। एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद की हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रोहित उर्फ कोको, हरीश उर्फ मिंकू और साहिल शामिल है, जो इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र के निवासी हैं। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने 2023 और 24 में थाना केयूके और थाना कृष्णा गेट क्षेत्र से ये गाड़ियां चुराई थी। एंटी व्हीकल थेफ्ट प्रभारी गुरनाम सिंह के मुताबिक आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। श्री वरुण सिंह आईपीएस पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र के मार्गदर्शन में केवीटी स्टाफ द्वारा 3 चोरों को पकड़ा गया है, जो मुखबर खास की सूचना पर कल अर्जुन चौक ब्रह्म सरोवर से इन्हें पकड़ा था और जिनसे पूछताछ के दौरान 6 चोरीशुदा बाइकें बरामद हुई हैं, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा आगामी कार्रवाई। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में निकाली गई ज्योति कलश यात्रा अब कुरुक्षेत्र के जिंदल सिटी पहुंची, जहां गायत्री चेतना केंद्र के पदाधिकारियों और श्रद्धालुओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूजा अर्चना कर सभी को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। यह यात्रा 21 मार्च को पिहोवा से होकर कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है और विभिन्न धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हुए 31 मार्च को अंबाला में प्रवेश करेगी। यात्रा का उद्देश्य लोगों को जाति, धर्म, भाषा और लिंग भेद से ऊपर उठकर मानव धर्म की भावना अपनाने का संदेश देना है। यमुनानगर के गोल्डनपुरी थाना गांधीनगर में 15 से अधिक युवकों ने तेजधार हथियार और ईंटों से एक परिवार पर हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला और उसके 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित शुभम ने बताया कि आरोपी पहले भी झगड़ा कर चुके थे और अमीरी की धौंस दिखाते हैं। पुलिस ने परिजनों के बयान पर केस दर्ज कर आगे की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। मार्केट से आ रहा था जी, तो उन्होंने मेरे को रोका जी। हमारा कल्ला घर है जी, हमारी निचली जाति का, तो निचली जाति के ऊपर विवाद हुआ जी। ये कह रहे तुम ऊपर नहीं उठ सकते, ऊपर उठोगे तो, यानी कि उसके बाद मैं घर आ गया डर के जी। 15-20 छोकरे थे वो। 15-20 छोकरे के बाद मैं घर आया, मैंने आवाज़ लगाई कि भाई बाहर आ जा। भाई भी आगे और ये भी आगे, माता भी आगे। देर में ना मैं यानी घर से दोबारा बाहर गया देखने के लिए। उन्होंने 15-20 छोकरों ने ईंटे पत्थरों से राडों से वार किए। अमीरी की दोस्त दिखाते हैं। 2 पिस्टल थी जो उनके पास, 10 तलवारें ले रहे थे, राडे ले रहे थे जी। हमारे माता का ये हाल होगा। नाम भी पता है लड़कों के, एक सतबीर राणा थे। माता का ये हाल कर रखा जी। भाई का चोट लगी है, अन्य भाई की भी चोट मारी है। मैंने भाग के जान बचाई जी। घर में वीडियो भी सारी पड़ी है। वजह मेन वजह क्या थी? मेन वजह जी पहले भी दुश्मनी आपकी उसके नहीं साथ? नहीं, रास्ता रोकने की मेन वजह। रास्ता आते जाते रास्ता रोकने की। चिढ़ते हैं जी। जाति विवाद के ऊपर बात है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। कितने बंदे थे? वे कम से कम 18 बंदे थे। क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम अमित राणा है जी, एक का नाम सतबीर राणा है जी, एक का नाम निक्कू है जी, एक का चीनू है जी, एक आनंद है जी, एक बोबी है जी, 2 साहिल हैं जी, एक राजू है जी, एक किशन है जी। बाकी अन्य है जी, उनका नाम मेरे को देखो अभी पता नहीं, वो अन्य को वो हिलाएंगे सामने।
जो अन्य थे। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम शुभम है जी। शुभम। हाँ जी। इसके क्या लगता है? मेरी मम्मी है जी। एक भाई उनका काला है जी। सौरभ काला जी। वो भी जाट। ठीक है, ये मेरी माता है जी। बाकी ये अपना पड़ोसी है, ये भी साथ दिया जी। आज मार को भी बहुत मारा। किस टाइम का मामला ये था? लगभग 8 बजे जी। 808 का है जी। 112 भी तब आई जी जब वो वारदात करके चले गए जी। और 112 ही हमें लेके आई जी एम्बुलेंस में। हम यहाँ नहीं आए, एक पुलिस वाले हमें यहाँ उठा के ले गए। हम बेहोश थे, माता भी बेहोश थी। उसके बाद पुलिस भी वाले ही धमकी दी हमें गई जी, अगर कोई कागजी कार्रवाई करोगे तो गोली से गोली मारेंगे। मारेंगे। सांपला नगर पालिका में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल वाइस चेयरमैन योगेश ओहलान ने नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद कस्बे में गंदगी फैली हुई है। ठेकेदारों के फर्जी बिल पास किए जा रहे हैं और सफाई कर्मचारी नाम के ज्यादा लेकिन काम करने वाले कम है। सीएम फ्लाइंग की रेड के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आया था, अभी फ्राइडे में आया, रात में भी मैंने सैटरडे और संडे 2 दिन मैंने विजिट किया यहाँ पे। कुछ वार्डों में गया तो यहाँ पे जो है मुझे एक कर्मचारी को लेकर साथ जाना था क्योंकि हम लोगों को बाहर से आते हैं, उनके वार्ड का जो डिटेल्स हमें नहीं पता है कि कौन सा वार्ड कहाँ पे है। तो जो यहाँ पे कर्मचारी थे हमें अपने अपने उस पर ले गए जहाँ पे साफ़ सफाई थी, लेकिन ओवरऑल जब हमने भी पैदल ओवर के पास गए या अन्य जगह पे गए तो हमारे पास फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह हैं, वहाँ पे हमें गंदगी दिखी। क्या सहमत आप इस बात से कि सांपला के अंदर गंदगी है? गंदगी तो है, गंदगी तो दिख ही रही है ना। जो हमने पोल्ट्री पे डाला है या जहाँ पे है तो हमें गार्बेज तो दिख ही रहा है, क्योंकि पॉलीथीन भी पड़ी है, कहीं मतलब घरों की गंदगी के ढेर लगे हैं, लेकिन हमें जो है गंदगी है फिलहाल। इस बात पे हम सहमत हैं। सफाई देखो ऐसा है, ठेकेदार जो है काम प्रॉपर तरीके से कर नहीं रहे, वो इनकी कमी है, अधिकारियों की कमी है। क्योंकि सरकार से इतना पैसा आ रहा है, 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ तो इस कमेटी में हर महीने खर्च हो रहा है, 25 से 30 लाख रुपए। लेकिन फिर भी जिसने 44 आदमी रखने हैं वो 10 आदमी रख रहा है, जिसने 10 आदमी रखने वो आदमी नहीं रख रहा। से पूरे शहर में काम करवाया जा रहा है, तो कहाँ से सफाई होगी? बहुत बुरा हाल है। 2 दिन से स्वच्छ सर्वेक्षण वाले आए हुए थे, आज पता लगा उनका। आज पता लगने पर उनके पास मैं गया तो उनसे पूछा, हाँ भाई कब से आए हो? कि 2 दिन से आए हुए, कहाँ कहाँ सर्वे किया आपने? तो उन्होंने बताया कि हमारे को तो ऐसी जगह लेके गए वो जहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई उन्होंने करवा रखी थी 2 दिन पहले। मैं फिर उनको लेके गया, आपके माध्यम से उनको दिखाया मैंने, आपने भी देखा क्या हाल हो रखा है। सब नाले जो है ब्लॉक है, कहीं पे भी कोई भी छोटी से लेके बड़े नाले तक कोई सफाई नहीं है, बहुत बुरा हाल है। वो गांव वालों को पता है, शहर वासियों को पता है कि कितना बुरा हाल है। वो कैसे अपने घर से निकलना भी, कई गलियों में तो ऐसा हाल हो रखा है, घर से निकलना भी बहुत जबरदस्त बुरा हाल हो रखा है। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष रूप से स्वयं ही अपना कार्य किया जाना होता है। नगर पालिका का केवल कर्मचारी की ड्यूटी उनको जहाँ भी उनकी लोकेशन होती है उन तक छोड़ना होता है, तो उनके बाद उनके द्वारा ही कार्य असेस किया जाता है। तो इसमें नगर पालिका का कोई भी प्रभाव या अधिकार नहीं। उन्होंने तो सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि नगर पालिका ने हमें कर्मचारी दिए, वो जिसके घर लेके गए हम वहीं गए। देखिए, उनका असेसमेंट का कार्य का खुद का आंकलन करना है। अगर उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों की सेवाएं ली है तो उन्होंने अपने सुविधा की। बीती रात जम्मू और पंजाब की सीमा पर स्थित रावी दरिया के पास एक्सप्रेस हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां देखी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस सूचना के बाद पठानकोट पुलिस ने सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है और रावी दरिया के पास सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। एसएसपी पठानकोट ने पुष्टि की संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जम्मू की ओर से आने वाले रास्तों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस तरह की सुरक्षा कवायद जम्मू और पंजाब की सीमा पर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।